गुड इवनिंग सभी को। आज के हमारे डे 11 एंड 12 में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कल जो हम लोग क्वेश्चन दिए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट्स, तो ये सारे पे जो है कि आपको आंसर लिखना था और भेजना था। आज हम लोग उसके इन चारों पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमको कंसीडर करने की ज़रूरत है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, तो अब हम लोग चालू करेंगे बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट से। इशू लीडिंग टू द एक्ट, क्या क्या जो इशू था आपको एक्ट की तरफ लेके गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन क्या था। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, रैम्पेड करप्शन अमोंग ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट्स हु इनरिच देमसेल्व्स थ्रू प्राइवेट ट्रेडिंग। देखिए, प्राइवेट ट्रेडिंग के थ्रू बहुत सारे पैसा जो है बना चुके थे कौन लोग, जो लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर थे, सर्वेंट्स, वो। ठीक, दूसरा, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री। देखिए, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन बहुत सारा किए, ठीक, और ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट जो है उनके ऊपर बहुत सारा जो है दबाव डाले आपको टैक्स के लिए। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी समझ रहे होंगे आप कि कैसे है कि एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन है, फिर भी जो है करप्शन एमंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, प्राइवेट जो थे, प्राइवेट ट्रेडिंग अलाउड था उस समय। तो प्राइवेट ट्रेडिंग में क्या करते थे, जो सर्वेंट्स है वो अपना खुद जो ट्रेड चालू कर देते थे, तो उसके थ्रू अपना बहुत पैसा कमाते थे और कंपनी को उसमें से ज़्यादा नहीं मिलता था, कम ही मिलता था। फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच फेस्ड बैंकरप्सी वाइल इट्स सर्वेंट्स प्रॉस्पर्स। ठीक, देखिए, वो खुद जो है बैंकरप्ट हो रही थी, लेकिन उसके सर्वेंट जो थे वो प्रॉस्पर कर रहे थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉट टू रेगुलेट द कंपनी टू रिस्टोर अंडर ऑर्डर एंड कंट्रोल। इसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसको रेगुलेट करने के लिए, जैसा कि आपको नाम से ही आप देख सकते हैं, जो नाम है आपको द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट एम्ड टू इंट्रोड्यूस लॉज ग्रेजुअली टू इंश्योर बेटर गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो देखिए, बेटर गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक, इसको, और टू रिड्यूस द करप्शन, ये सारे चीज़ों के लिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया इस लॉज को। अब नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, की प्रोविजंस क्या था, तो देखिए, तीन की प्रोविजंस थे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो मेन तीन जो आपको की प्रोविजंस थे, सेंट्रलाइज, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बंगाल। अब हम लोग एक एक करके तीनों को देखेंगे। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो था, द एक्ट मार्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन अफेयर्स। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी शॉर्ट में इसको EIC भी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपको फर्स्ट ये ट्रेड करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि ट्रेड एक कंपनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आपको बनाई गई थी। अब क्या था, द एक्ट मार्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंस। उसके बाद से ये बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी और इंडिया में ट्रेड करेगी। ठीक है, इंडिया में आपको, उसके अलावा आपको सिंगापुर वगैरह थे, ठीक है, बांग्लादेश भी था उस समय, मतलब सभी जो थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, द एक्ट मार्क द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट, पहला बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में एक जो अफेयर अपना, मतलब कि इंडियन अफेयर्स में इन्वॉल्व हुई थी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। देखिए, कौन कौन से चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत, ट्रेड,
और पॉलिटिकल एक्टिविटीज दो चीज़ों पे मेनली फोकस करने के लिए जो है एक्ट लेके आया गया। एक्नॉलेज द कंपनीज रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फील्ड्स बियॉन्ड ट्रेड। एक्नॉलेज द कंपनीज रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्नॉलेज की, एक्सेप्ट की कि कंपनी का रोल जो था इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल फील्ड्स बियॉन्ड ट्रेड, ट्रेड के अलावा, मतलब देखिए आई तो थी ट्रेड करने, लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी संभालने लगी थी। तो इसलिए जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखिए, द रिक्वायर्ड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू सबमिट ऑल करस्पेंडेंस रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही मौका मिला तो वो ट्रेड के साथ साथ क्या, पॉलिटिकल कंट्रोल करने लगी इंडिया पे, पॉलिटिकल कंट्रोल। तो उसके लिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है देखिए, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू सबमिट ऑल, तब बोली कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी आप जो है सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू सारे चीज़ों को, जितने भी चीज़ें हैं ये तीनों और इसके अलावा भी और भी होंगी, ठीक, वो उसका रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप सबमिट करेंगे। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट वाज ग्रांटेड द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। देखिए पहले बार जो था ब्रिटिश कैबिनेट जो था, ग्रांट द राइट, अधिकार दिया, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल वाज टू बी कैरिड आउट बाय ए गवर्नर जनरल। एडमिनिस्ट्रेशन ही देखिए मेन जो है ब्रिटिश अपना जो सरकार जो है शुरू करने में आपको कहाँ से चालू की थी, वो बंगाल से चालू की थी। तो उसमें देखिए द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, गवर्नर जनरल टू बी, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो था बंगाल वाज टू बी कैरिड आउट बाय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के द्वारा जो है, गवर्नर जनरल एंड ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, इसके जो 4 मेंबर रहेंगे वो। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द काउंसिल रिप्रेजेंट्स बोथ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। जो आपको काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स होंगे, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सिविल मैटर भी देखेंगे और साथ में मिलिट्री मैटर भी देखेंगे। ठीक, डिसीजंस और मेड बेस्ड ऑन मेजोरिटी रूल्स। ये 4 मेंबर का जो था ये डिसीजंस कैसे लेता कोई भी, तो मेजोरिटी भी, उस पर वोटिंग होती थी और उसके अनुसार जो है वोटिंग के अनुसार ये तय होता था कि हाँ ये डिसीजंस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। देखिए वारन हास्टिंग वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल विथ 4 काउंसिल मेंबर्स नेम्ड इन द एक्ट। फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स वर टू बी मेड बाय द कंपनी। देखिए वारेन हेस्टिंग जो वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, विथ 4 काउंसिल मेंबर्स, 4 काउंसिल मेंबर नेम्ड इन द एक्ट। फ्यूचर अपॉइंटमेंट, जो भविष्य में जो भी अपॉइंटमेंट होगा मेड बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ये हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स। देखिए द रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी जो, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, द रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे बहुत सारा रीजन था कि कंपनी का जो पुराना एक्ट वगैरह था वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, उसमें सुधार करने की ज़रूरत थी, जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ जुडिकेचर वाज इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, कहाँ में, बंगाल में। एम टू प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस। लीगल डिस्प्यूट, लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए और जस्टिस इंश्योर करने के लिए। अब नेक्स्ट है ग्रांटेड ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन। देखिए ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन पहले जो से था, कोई आपको न्याय जस्टिस के लिए कोई जो संस्था नहीं थी इंडिया में, ठीक, जो संस्था नहीं थी तो वहाँ दिक्कत होते थे। तो अब क्या हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ओरिजिनल अपीलेट जुरिडिक्शन रख दिया गया, अलाउड ऑल सब्जेक्ट टू सीक रिड्रेस ऑफ ग्रीवांस, जो भी दिक्कत है उसको रिड्रेस किया जा सकता है। ये सारे जो है आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, इसका जो महत्व क्या था,
तो देखिए द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल लिमिटेशन क्या थे ये हम देखेंगे। देखिए द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल में हम देखेंगे कि मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑपरेशन इन इंडिया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ध्यान नहीं उतना देती थी, लेकिन जैसे देखी कि इसके सर्वेंट्स जो थे काफ़ी मतलब कि रिच होते जा रहे हैं, ठीक, और कंपनी जो है कंपनी अपने आप को क्या बोलती थी कि मैं बैंकरप्ट हो रहा हूँ, मतलब कि लोन जो वहाँ पे टैक्स वगैरह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो देखिए एक तरह से सर्वेंट्स जो है उनके पास काफ़ी पैसा हो रहा है और दूसरी तरह से बैंकरप्ट हो रही है, ठीक है, टैक्स का उतना वसूली नहीं हो रही है। तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए जो है आपको रेगुलेटिंग है, रेगुलेट करने के लिए। तो देखिए मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑपरेशन इन इंडिया लेड द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट रिफॉर्म इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये फाउंडेशन था। देखिए उसके बाद से बहुत सारे एक्ट आएंगे, 1773 के बाद 1793, 1891, 92, उसके बाद से बहुत सारे 1813, 1833, 1835, आपको 1858। तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट जो है वो लाए जाएंगे। तो ये क्या था, ये फाउंडेशन था। द एक्ट फेस्ड चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल मेंबर। देखिए गवर्नर जो जनरल थे और काउंसिल मेंबर थे उनके बीच में जो है बहुत बार जो है टसल होने लगता था कि ठीक है कि ये डिसीजंस लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो उस टसल के लिए बचने के लिए जो है इस एक्ट को लेके आया गया। हाईलाइटेड द नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म्स टू एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, ये लिमिटेशन था। आपको कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्ट फेस्ड चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारा आपको था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम लोग चालू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में? देखिए इंट्रोड्यूस्ड एज ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक तरह से हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे आर्टिकल जो है लेकर बना हुआ है। तो अब देखिए इंट्रोड्यूस ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया कंटेंट्स 451 क्लॉजेस, 15 शेड्यूल, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया। देखिए कब का एक्ट है आप देखिए 1935 का। तो 1935 अभी तक का जितने भी एक्ट पास हुए थे सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था। एम टू इस्टेब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन। देखिए ये क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंस देखिए आपको जो उस समय थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। देखिए ये दोनों के लिए बनाया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन वाज कंडीशनल ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एटलीस्ट 50% ऑफ प्रिंसली स्टेट। देखिए फेडरेशन वाज कंडीशनल ऑन द एक्सेप्टेंस, ये बात हुआ कि प्रिंसली स्टेट जो है यदि 50% एक्सेप्ट करते हैं तो ही जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया जाएगा। की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट में फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए परपोज्ड ए डुअल गवर्नमेंट। क्या? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम विथ पावर्स डिवाइडेड बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आपको प्रोविंसेस, इसको सेंट्रल को फेडरल भी बोला गया, ठीक है, और ये प्रोविंसेस हो गया। प्रपोज्ड डुअल गवर्नमेंट, ये जो था आपको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम प्रपोज किया गया। फेडरल सब्जेक्ट्स वर कैटेगराइज्ड इनटू, जो फेडरल्स के सब्जेक्ट थे, इसके जो फेडरल सब्जेक्ट थे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, इनके जो लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर शेयर्ड बाई। देखिए अभी भी जो है वर्तमान में आप लोग 3 लिस्ट देखते हैं, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको कंकरेंट और स्टेट का, ये 3 जो लिस्ट देखते हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लिस्ट या सब्जेक्ट कहिए,
वो डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों के बीच का जो है कंकरेंट, तो वो अभी भी है। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट्स वर कैटेगराइज्ड, फेडरल सब्जेक्ट्स जो है कैटेगराइज के। लेजिस्लेटिव पावर वर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। देखिए लेजिस्लेटिव पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर था, कानून बनाने का जो आपको पावर था, वो किसके पास था? अभी भी गवर्नर जनरल के पास था। 1935 एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल। डाइआर्की इन प्रोविंसेस, देखिए डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं डाइआर्की इन प्रोविंसेस। डाइआर्की एज इस्टेब्लिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। देखिए ये फेडरल हम लोग देख लिए, प्रोविंशियल देखे, अब प्रोविंशियल में भी वाज एस्टेब्लिश्ड ये डाइआर्की इन प्रोविंसेस। जो पहले डाइआर्की था, ठीक है, प्रोविंसेस में, उसको क्या किया गया? वो हटा दिया गया। फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। देखिए आप ध्यान, इसके पहले जो है डाइआर्की जब सिस्टम पढ़ते होंगे तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट कौन सा होता था? कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल। ट्रांसफर्ड कौन कौन सा होता था? मैनेज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स मेन जो आपको कानून बनाने के लिए था, वो गवर्नर जनरल देखते थे या लॉज को देखते थे, ठीक है, और कुछ ही सब्जेक्ट था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तय करते थे। तो इसको क्या हुआ, क्या इसको एबोलिस्ट कर दिया गया डाइआर्की को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए, की फीचर्स देख लिए, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डाइआर्की इन प्रोविंसेस एबलिस्ट कर दिया गया, उसके बारे में था, और लेजिस्लेटिव प्रोविजन। लेजिस्लेटिव प्रोविजन में देखिए, देखते हैं हम लोग कि देखिए क्या था। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो लेजिस्लेचर होंगे बाई कैमरल। रोल ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का रोल क्या रहेगा? सेफगार्ड्स एंड लिमिटेशंस, सेफगार्ड्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगे, तो हम लोग देखते हैं। देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, देखिए इस्टेब्लिश्ड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द फेडरल लेवल। कहाँ पे? फेडरल लेवल पे। फेडरल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक, और फेडरल असेंबली, जिसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं, और अपर हाउस आपको राज्यसभा, और ये हो गया आपको राज्यसभा, ठीक, और ये आपको हो गया लोकसभा, ठीक। अब हम लोग डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस वर रिजॉल्व थ्रू ज्वाइंट सिटिंग्स। देखिए पहले जो था बाई कैमरल लेजिस्लेचर में ये नहीं था, लेकिन अब क्या है कि यदि डेडलॉक होते हैं बिटवीन टू हाउस, तो ज्वाइंट सीटिंग के थ्रू आप जो है उस डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का जो है वो क्या रोल है, तो देखें रिटेन्ड सिग्निफिकेंट पावर्स, क्या क्या था? रिटेन सिग्निफिकेंस पावर, तो क्या क्या रोल था? तो देखिए द वेटिंग बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, वो वीटोइंग बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। देखिए वीटो लगा देना, एक तरह से लेजिस्लेचर कोई बिल पास किया, उसके ऊपर वीटो लगा दिया। असेंटिंग टू द लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द किंग इन द काउंसिल। किंग इन द काउंसिल, देखिए किंग के बिहाफ में असेंट करने का लॉज पे, कि लॉज पे वो असेंट अपना देंगे कि हाँ मतलब ओके है या नहीं है। एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर इन सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस में वो क्या है? एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर का अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेफगार्ड एंड लिमिटेशंस। देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज सब्जेक्ट टू सेफगार्ड टू मेंटेन ब्रिटिश कंट्रोल। देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज सब्जेक्ट टू सेफगार्ड टू मेंटेन ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटिश कंट्रोल अच्छा रखने के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। गवर्नर्स रिटेन पावर्स टू ओवरराइड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन सर्टेन सिचुएशंस। देखिए गवर्नर्स जो थे रिटेन्स पावर्स, मतलब रिटेन अपने पास रखे टू ओवरराइड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन सर्टेन सिचुएशन। देखिए प्रोविंशियल से जो भी रूल बन के जाएंगे, ठीक है, प्रोविंशियल से गवर्नर के पास, तो देखिए गवर्नर ओवरराइड करने की शक्ति रखते थे, पावर अपने पास रखते थे। गवर्नर रिटेन पावर्स टू ओवरराइड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, समझ गए? लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ये जो था हम डिस्कस किए अभी लेजिस्लेटिव प्रोविजन। पहले हम लोग देखे गवर्नमेंट ओवरव्यू देखे थे, जिसमें कि की फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव था, फेडरल स्ट्रक्चर था, डायरकी इन द प्रोविंसेस था। अब लास्ट हम लोग इस टॉपिक का पढ़ेंगे इम्पैक्ट एंड लिगेसी। क्या इम्पैक्ट रहा और क्या लिगेसी है इसका। रिसेप्शन
रिसेप्शन एंड क्रिटिसिज्म। देखिए रिसेप्शन एंड क्रिटिसिज्म क्या है, तो देखिए रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू लिमिटेड ट्रांसफर टू पावर। ये जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या की, रिजेक्ट, नहीं ये नहीं चलेगा। तो देखिए क्यों नहीं चलेगा, द क्रिटिसाइज फॉर रिटेनिंग सिग्निफिकेंट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नेंस। देखिए मैक्सिमम पावर किसके पास था, अभी भी मैक्सिमम पावर जो भी था वो ब्रिटिश इंडिया के पास ही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था। तो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन सिटीजन, तो इंडिया जो चाहता था, इंडिया का कहना था कि पावर, मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर किसके पास रहना चाहिए, इंडियन के पास रहना चाहिए, इंडियन काउंसिल के पास रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए सर्व्ड एज ए प्रिकर्सर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन। ये क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आपको जस्ट बताया कि लगभग 62%, 60 to 70% जो है ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आपको लिया गया है किस में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, मेक मार्क्ड ए शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस। देखिए कुछ भी कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, एक तो सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था अभी तक का जो ब्रिटिश के द्वारा, और दूसरा चीज़ था वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाने की कोशिश की। लेकिन अभी तक जो है कि आपको आईएनसी इसको स्वीकार करने के रूप में नहीं थी। वो क्या चाहती थी, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल गवर्नमेंट, मोर पावर टू इंडियंस, ये चाहती थी। इसीलिए आपको जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम लोग लास्ट जो है हमारा है आज का टॉपिक, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853। हम लोग जो है एक ही आर्टिकल में तीनों देखेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए ओवरव्यू ऑफ द चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट के बारे में सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे कि क्या है। तो देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पसेस। देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट। देखिए चार्टर एक्ट्स वर ए सीरीज ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए जो चार्टर एक्ट्स थे वो किस लिए लाए गए थे, चार्टर एक्ट्स वर ए सीरीज ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स टू इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया जाए टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नेंस इन इंडिया, सॉरी। देखिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश कंपनी जो थी, गवर्नमेंट जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये जो लेजिस्लेटिव मेजर्स लेती थी चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक है, द एक्ट्स एम टू एड्रेस इशू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड राइट्स ऑफ इंडियन सब्जेक्ट्स अंडर ब्रिटिश रूल। देखिए ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन सब्जेक्ट्स है उस पर अधिकार। द एक्ट एम टू एड्रेस इशू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए प्रशासन, ट्रेड जो एंड राइट्स ऑफ इंडियन सब्जेक्ट्स कि उस पर वो नियम बना सकती है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड पर्पस, द ईच एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेड ए रिस्पॉन्स टू द इवॉल्विंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप इन इंडिया एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर रिफॉर्म। देखिए ईच एक्ट रिप्रेजेंट, जितना भी एक्ट जो होता है, जैसे 1813, 1833, 1853 जो है, रिस्पॉन्स टू द इवॉल्विंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों देखिए इन इंडिया, द ग्रोइंग डिमांड फॉर द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, देखिए चार्टर एक्ट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और गवर्नेंस इंडिया, दे मार्क्ड ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए मर्चेंटाइल टू ए मोर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। देखिए आए तो थे ट्रेड करने, बाद में क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, रूल करने लगे इंडिया को। तो ट्रेड के व्यू से आए थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वही बोल रहा है, दे मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम मर्चेंटाइल टू, एक मर्चेंट से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अप्रोच था उनका। दिस एक्ट लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स एंड द इवेंचुअल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी आपको किस में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मैटर्स थे, ठीक है, उसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आते हैं, देखिए द चार्टर एक्ट ऑफ 1830।
1813, तो देखिए तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, तो देखिए उसमें की प्रोविजन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड ट्रेड, ये तीन हम लोग इसके अंदर में देखेंगे। देखिए द एक्ट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। देखिए एक्ट, ये एक्ट जो आया तो वो क्या किया, 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया। 1813 के बाद से 20 साल कब, तो 1833 में फिर से आएगा, तो ये आपको रिन्यू किया। पहला, इट अलाउज फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। देखिए 1830 का जो चार्टर है वो क्या अलाउ किया कि एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए, रिफ्लेक्टिंग ए शिफ्ट टुवर्ड्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। द एक्ट ऑल्सो ओपन अप ट्रेड टू अदर ब्रिटिश मर्चेंट, ब्रेकिंग द मोनोपोली हेल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वनली कंपनी थी। वनली मतलब कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, केवल वही ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है इंडिया से ट्रेड कर सकती है। तो द एक्ट ऑल्सो ओपन अप ट्रेड टू अदर ब्रिटिश मर्चेंट। अब क्या है कि कोई दूसरी कंपनी खोलता है, वो इंडिया से ट्रेड कर सकता है, इंडिया से सामान खरीद के लेके जा सकता है, वहाँ से कोई सामान है तो ला के यहाँ बेच सकता है। तो ये सब बातें बोल रही है, ठीक है। ये एक्ट अपने अधीन कहने की कोशिश कर। द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स एम टू मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी एंड प्रोमोट वेस्टर्न आइडियाज। देखिए एजुकेशनल रिफॉर्म अभी जस्ट हम लोग पढ़े, एम टू मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी एंड प्रमोट वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, ठीक। द एक्ट फैसिलिटेट्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज। मिशनरी अभी जस्ट क्रिश्चियन मिशनरी जो है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए शक्ति दी, विच हैड लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन इंडियन कल्चरल एंड। इतना लास्टिंग इफेक्ट है कि देखिए ये मतलब कि अभी भी जो है क्रिश्चियन मिशनरी काफ़ी फेमस है। जैसे आपको देखिए क्रिश्चियन मिशनरी है, उसके अलावा उनके जो स्कूल्स हैं अभी भी, संत जेवियर, संत माइकल, इस तरह से काफ़ी जो स्कूल है अभी भी उनका इम्पैक्ट है। द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड लेड टू इंक्रीज कंपटीशन इम्पैक्टिंग लोकल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। देखिए ओपनिंग ऑफ ट्रेड, जैसे ही ट्रेड ओपन हुआ, लेड टू इंक्रीज कंपटीशन। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मन करता था वो करती थी, लेकिन जैसे ही अदर कंपनी यदि आने लगी तो वो क्या करेगा, वो मोनोपोली खत्म हो जाएगा, अब वो कंपटीशन देने लगेगा, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ द ट्रेड इम्पैक्टिंग लोकल इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ट्रेड पे आते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सपेंडेड ट्रेड बियॉन्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, बात करती हैं। इट अलाउड ब्रिटिश मर्चेंट टू ट्रेड विथ चाइना। ये क्या किया कि अलाउड ब्रिटिश मर्चेंट को अलाउ किया टू ट्रेड विथ चाइना। दिस चेंज रिफ्लेक्टेड ए शिफ्ट इन कोलिलियन ट्रेड पॉलिसी, फैसिलिटेटेड ग्रोथ ऑफ ओपियम ट्रेड इम्पैक्टिंग इंडिया एंड चाइना सीट। फैसिलिटेटेड ग्रुप 1813 का जो एक्ट आया वो क्या किया, ओपियम ट्रेड को फैसिलिटेट किया, इंडिया एंड चाइनीज इकोनॉमी को। अब हम लोग आते हैं 1833 के एक्ट को, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए मेजर रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस इफेक्ट्स ऑन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला हम देखेंगे मेजर रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो देखिए दिस एक्ट मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन गवर्नेंस। देखिए गवर्नेंस में बहुत बड़ा चेंज लाया, मेकिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखिए 1813 का जो रूल था उसमें कहीं ये नहीं बात किया कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे सभी एस्पेक्ट को रखा गया। लेकिन यहाँ पे 1833 का जो एक्ट लाया गया उसमें बोला गया मेकिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये प्योरली क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। इट अबलिश्ड द कंपनीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज। ये जो है कंपनी का कॉमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दिया, ट्रांसफरिंग ऑल ट्रेड राइट्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए ट्रेड राइट्स जो था अब ये किसको ट्रांसफ़र हो गया, ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन जैसा कहेगी वैसा होगा, तो ये ट्रांसफ़र हो गया। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट इंक्लूडेड ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से होने लगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्ट्स ऑन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये तो हो गया प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया, तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट ऑन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, तो देखिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एम टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन था क्या इम्प्रूव करना चाहता है, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इफिशियंसी माने कि अच्छे से हो, ठीक है,
और अकाउंटेबिलिटी, कोई भी चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे, इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस। अब नेक्स्ट आते हैं, द एक्ट ऑल्सो लेड टू द फाउंडेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रमोटिंग मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट। पहले क्या था, जिसको मन किया अपना मन के अनुसार किया, अब क्या हुआ, मेरिट बेस्ड जो था, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट किए जाते थे। मेरिट बेस्ड मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है, मेरिट है, ठीक है, तो ही आपको अपॉइंट किया जाएगा कोई पोजीशन से। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ लीगल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। देखिए अब जो लॉज है वो कोडिफिकेशन, जैसे देखिए CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, देखिए जितना भी मतलब कि एक्ट वगैरह है, ठीक है, धीरे 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 जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज होने लगा, विच वुड इन्फ्लुएंस द इंडियन लीगल सिस्टम, जो कि आगे चल के, अभी तक उस लॉज को हम लोग लेके चल रहे थे जिसका अब नाम चेंज किया गया। अभी भी बहुत सारे जो एक्ट हैं उनके द्वारा ही बनाए हुए हैं, ठीक। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, देखिए इसमें भी है फाइनल रिफॉर्म्स एंड ट्रांजिशन टू डायरेक्ट रूल प्रील्यूड टू द 1857 रिबेल। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में देखेंगे। देखिए द 1853 एक्ट वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट एंड फर्दर द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय इट्स प्रीडिसेसर। देखो जो चार्टर एक्ट थे, ठीक है, 1830 1833, ठीक, 1853, ये जो लास्ट है, ये चार्टर एक्ट लास्ट है। लास्ट क्यों? क्योंकि देखिए 1858 में जब आइएगा, ठीक है, ये 20 साल के लिए फिर से बढ़ाया जाता है, लेकिन क्या हुआ 1858 में ये क्या है, ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट रूल करना चालू कर दी। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करने लगी इंडिया पे, तो वो बात कह रहा है। द एक्ट वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट फर्दर द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय इट्स प्रीडिसेसर, जो रिफॉर्म पहले हुए थे उसको शुरुआत की। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एम्फेसाइजिंग मेरिटोक्रेसी। देखिए ये क्या है, ये एक्ट आया तो इसमें सिविल सर्विसेज का जो, सिविल सर्वेंट्स का जो एग्ज़ाम होता था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर दिया गया मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। द एक्ट ऑल्सो एक्सपेंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउइंग फॉर ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। द एक्ट ऑल्सो एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया अलाउंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। इंडियन इंटरेस्ट को लेके बहुत सारे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन हो, उसको एक्सपेंड किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रील्यूड टू द 1857 रिबेलियन, 1857 के रिबेलियन के पाल। द रिफॉर्म सेट टू स्टेज फॉर इंक्रीज डिसकंटेंट एमंग इंडियन सब्जेक्ट्स। देखो जैसा है रिफॉर्म, ये रिफॉर्म 1853 का सेट द टारगेट स्टेज फॉर इंक्रीज डिसकंटेंट, और ज़्यादा मतलब कि इंडियन के अंदर जो था डिसकंटेंट बढ़ गया, इंडियन के अंदर डिसकंटेंट बढ़ गया एमंग इंडियन सब्जेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इंडियन सेंटिमेंट जो था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, इंडियन सेंटिमेंट, वो बढ़ने लगा। द एक्ट इम्फेसाइज ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, एक्ट जो है वेस्टर्न एजुकेशन पे इम्फेसाइज करने लगा। एंड लीगल सिस्टम को कोडिफाई करने, एलिनेट ट्रेडिशनल इंडियन इलाइट्स एंड कम्युनिटी। देखिए जो इंडियन इलाइट्स थे उनको क्या कि उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? तो देखिए अब कोड होने लगा, लॉज आने लगे, तो इन लॉज के सामने जो है सभी लोग बराबर हैं, समान हैं, तो ये दिक्कत है, ये नहीं चाहती थी इलाइट कम्युनिटीज। तो द dissatisfaction with British rule culminated in the Indian Rebellion of 1857, leading to the end of company rule and establishment of direct British। देखिए जैसे ही डिससेटिस्फैक्शन हुआ, रिबेल हुआ, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, और ये सारे जो है डायरेक्ट अपना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करने लगी। अब लास्ट आते हैं कंक्लूजन, लीगेसी ऑफ द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आने के क्या फायदे थे? तो देखिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडियन, लॉन्ग टर्म क्या हुआ इम्प्लीफिकेशन, और रिफ्लेक्शन ऑन कॉलोनियल गवर्नेंस। तो देखिए द चार्टर एक्ट कलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, पेविंग द वे फॉर डायरेक्ट ब्रिटिश। ये एक तरह से बात सही है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये तो बात एकदम सही है कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लाने में इनका बहुत योगदान रहा, चार्टर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लाने में। क्यों? क्योंकि डिसकंटेंट होते थे, इंडियन डिसकंटेंट हुए, वो क्या हुआ, विच लेड टू द ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको 1858 का जो एक्ट है वो लाया गया।
अब नेक्स्ट आता है, दे इनिशिएटेड सिग्निफिकेंट सोशल इकोनॉमिक एंड लीगल चेंजेस दैट वुड हैव लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट किया। द एक्ट वॉज व्यूड एज ए क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इन इंडिया, इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए फ्यूचर मूवमेंट जो है इन सब से चीज़ों से इम्पैक्ट हुआ और विच लेड टू द इंडिपेंडेंस। द चार्टर एक्ट्स इलुस्ट्रेटेड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ब्रिटिश इन मैनेजिंग ए डाइवर्स एंड वास्ट टेरिटरी। देखिए आप ध्यान देंगे कि मैप पे ब्रिटिश जो थी कितनी छोटी थी विथ कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया काफ़ी बड़ा है उनके कंपेरिजन में। उसके बावजूद भी द चार्टर एक्ट्स इलुस्ट्रेटेड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नेंस। ये जो चार्टर एक्ट आया वो इलुस्ट्रेट करता था कि कितना मुश्किल है भारत को मतलब कंट्रोल करना। एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा क्या चैलेंज था कि इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को के टेरिटरी को मैनेज करना। रिफ्लेक्शन ऑन कॉलोनियल गवर्नमेंट, दे हाईलाइटेड द इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन शेपिंग कॉलोनियल पॉलिसी। देखिए मेनली जो भी एक्ट आते थे, सिंपल सा एक बात समझिए, जो भी एक्ट्स आते थे वो बेनिफिट किसको करेंगे, ब्रिटिश को करेंगे। ठीक है, वो ब्रिटिश को करेंगे, तो बेनिफिट जब ब्रिटिश को ही करेंगे तो ये एक्ट उन्हीं के लिए लेके आया जाता था। द लीगेसी ऑफ द चार्टर एक्ट कंटिन्यूज टू बी ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड डिबेट इन अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियल हिस्ट्री एंड इट्स रेमिफिकेशन। देखिए कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो चार्टर एक्ट के अंदर में और घुसना पड़ेगा आपको। ये जो था आपको चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, 1833, 1853। तो आज का जो हम लोगों का डे का सो प्लानिंग था, डे 11 एंड डे 12, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, डे 11 एंड डे 12। ठीक, और उसमें जो टॉपिक है लगभग कवर, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि आपको अपने आप से कवर करने हैं। ठीक, अब जो हम लोग का डे 13, 14 और 15 जो है ये इसमें आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप रिवीजन करिए, रिवीजन करके 15 तक आप लोग GS1 सेक्शन 1 जो है GS1 सेक्शन 1 ठीक कंप्लीट। अब इसको रिवीजन करिए, फिर से हम लोग नेक्स्ट जो है सेक्शन चालू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।